नमस्कार, कृषि दर्शन के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपका फोन इन कार्यक्रम है जहां आप हमसे सीधे सीधे दूरभाष पर बात भी कर सकते हैं और आज के विषय संबंधित किसी भी समस्या का समाधान स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों द्वारा पा सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे दूरभाष नंबर हैं 2800-177 और 2800-178। यदि आप शिमला से बाहर से कॉल करेंगे तो शिमला का STD कोड यानी 0177 ना लगाना भूलें। टेलीफोन नंबर्स एक बार फिर नोट कर लें 2800-177 और 2800-178। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा के लिए विषय चुना गया है वो है उद्यानिकी फसलों में सुधार हेतु पौधों में उत्तक संवर्धन की भूमिका। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर TK श्रीवास्तव। आप डायरेक्टर एक्सटेंशन है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौनी ज़िला सोलन और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर मंजू मौडगिल। आप भी डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी में ही वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे जानना चाहेंगे, हम आज बात कर रहे हैं जो उत्तक संवर्धन की जो तकनीक है या टिश्यू कल्चर जो है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमें ये बताएं कि जब हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो उससे क्या अभिप्राय है? टिश्यू कल्चर जिसको हम उत्तक संवर्धन भी कहते हैं जी, ये इसकी तकनीक जो कंसेप्ट था वो 1902 में एक जर्मनी के वैज्ञानिक जी हेबरलैंड ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि जो उत्तक पौधे का कोशिका है उसमें पूरी पोटेंशियलिटी है कि वो सेल कोशिका पूरी डिवाइड हो सकती है, डिफ्रेंशिएट हो सकती है और उसके बाद उसका पूरा पौधा तैयार हो सकता है। तो उससे ये कंसेप्ट शुरू हुआ और उसके बाद इस कंसेप्ट को स्टीवर्ड ने 1956 में इसको उन्होंने प्रूव किया। जो कैरेट के उन्होंने सेल्स लिए थे और उससे एक पूरा पौधा तैयार किया था। अच्छा, तो अगर ये तो आपने बताया कि काफ़ी पुरानी तकनीक की बात करें तो डॉक्टर मौदगिल आप हमें बताएंगे इस तकनीक को कैसे किया जाता है? टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे के किसी भी भाग को लेके, छोटे से छोटे भाग को हम आर्टिफिशियल मीडियम पे, न्यूट्रिएंट मीडियम पे लगा सकते हैं और उस मीडियम को हम शीशे की फ्लास्कों में या ट्यूब्स में डालते हैं। अच्छा। और उसके बाद उसको किसी ऐसे टेम्परेचर पे और एक एप्रोप्रिएट लाइट, जिसको हम कहते हैं कि फोटो पीरियड है जो दिन या रात का बाहर का होता है, उस फोटो पीरियड पे हम उसको रखते हैं। तो इस तकनीक के लिए सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि आपने पौधे का कौन सा भाग लेना है और कौन से मीडियम पे डालना है। मीडियम पहले बनाते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। जब वो मीडियम बन जाता है तो उसको स्टरलाइज करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जो कि प्रेशर कुकर की तकनीक पे चलता है। उसके बाद पौधे का वो भाग लेके उसको भी स्टरलाइज करते हैं और उसके बाद हमारे पास लेबोरेटरी में उपकरण होते हैं। उन उपकरणों की सहायता से स्टरलाइज जो वातावरण होता है उसमें उस छोटे भाग को मीडियम पे डाल देते हैं। डालने के बाद उस फ्लास्क को बंद करके हम एक कमरा होता है जिसको हम कल्चर रूम बोलते हैं या इंक्यूबेशन रूम बोलते हैं, उसमें कंट्रोल्ड टेम्परेचर और कंट्रोल्ड लाइट कंडीशंस होती हैं। तो उसमें उनको रख देते हैं, उनको हम कल्चर बोलते हैं। उसके बाद ये जो 4-5 हफ्ते का पीरियड है उसमें अगर हम नोड लगाते हैं तो उससे शूट निकलती है, मेरिस्टेम लगाते हैं उससे भी शूट निकलती है। अगर पत्ते का कोई भाग लगाया है तो उससे भी कुछ टाइम के बाद कुछ कैलस और उसके बाद कोई शूट निकल आती है। जब वो शूट निकलती है तो उसके बाद उस शूट को काट के उसके और छोटे छोटे पार्ट करके उसको फिर से मीडियम में, नए मीडियम में लगाते हैं। क्योंकि ये जो मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम, ये सिर्फ 4 से 5 हफ्ते ही चलता है। जैसे आप सॉइल में लगाते हैं वो तो आप एक बार लगा दिया तो उसके बाद आपको पानी ही देना पड़ता है। लेकिन जब आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लगाएंगे तो उसमें आपको 4 और 5 हफ्ते के बाद उस मीडियम को चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो उसको काटने के बाद वो जो हमारा इसका जो स्टेप है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ शूट कहते हैं, तो उसमें लार्ज नंबर में शूट मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे अगर आपने एक छोटा पौधे का भाग लगाया तो 4-5 हफ्ते के बाद उसमें 5 या 6 शूट निकल आती हैं और कई बार, जिसको हम शाखा बोलते हैं, कई बार वो 10 भी निकल आती हैं। तो उनको 5 हफ्ते के बाद फिर से हम उन शूट को अलग करते हैं और फिर से उसी नए मीडियम में डालते हैं। तो वो जो 10 बनी उनकी अगर हम एक एक लगाएं और फिर 5 हफ्ते के बाद उस एक की फिर 5 या 6 और 10 बन जाएं, तो आप देखिए कि किस तरह से उनका नंबर जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद जब वो बहुत सी शाखाएं हमारे पास हो जाती हैं, बहुत सी फ्लास्क हो जाती हैं, तो हम
उनमें से शाखाएं, एक एक शाखा निकाल के उनको कल्चर ट्यूब में या बॉटल्स होती हैं जो जैम बॉटल्स होती हैं उसमें मीडियम बना के, वो रूटिंग का मीडियम होता है जिसमें हम ऑक्सिन डालते हैं, जो कि किसान भी कटिंग को रूट करने के लिए ऑक्सिन पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनका सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम साधारण भाषा की बात करें तो अगर हमें किसी भी टिश्यू कल्चर में, जैसे आपने पौधे की बात की, तो पौधे का सबसे छोटे से छोटा जो भाग होगा, चाहे वो उसका तना होगा, चाहे उसकी पत्ती होगी, उसको लेंगे सबसे छोटे से छोटा भाग, यानी सबसे छोटे को सेल स्टेज की अगर आप बात कर रहे हैं, और उसको एक ऐसे मीडियम में उसको हम उगाएंगे और प्रयोगशाला में उगाएंगे, और उसमें जैसे पेट्री प्लेट्स होगी, मीडियम है उसमें उगाया, फिर आपने कहा कि 4-5 हफ्ते तक ही वो रह सकता है उस मीडियम में, उसके बाद उसमें शूटिंग हो जाती है, यानी कि उसमें ब्रांचेस दिखाई देती हैं उसी छोटी सी प्लेट के अंदर। उसके बाद आप उसको फिर निकाल के किसी और मीडियम में तैयार करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे उसमें? जैसे उसमें जड़ें भी उसमें आ जाती हैं? नहीं, उसमें जड़ें नहीं आती। जब वो हमारे पास बहुत सारी मल्टीप्लाइड ये शाखाएं आ जाती हैं, उनको हम एक एक करके अलग से उस रूटिंग मीडियम में डालते हैं जिसमें ऑक्सीजन डाला होता है। अगर शाखाओं की अगर हम बात करें तो इनकी लंबाई कितनी रहती है? इनकी लंबाई 4-5 सेंटीमीटर, 1 से लेके 6 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका फ्रूट ट्री है या ऑर्नामेंटल प्लांट है या वेजिटेबल है, कौन सा पौधा है, कौन सा पौधा है, डिपेंड करता है कि कितनी तो जो लंबी लंबी शाखाएं हैं 1 सेंटीमीटर से ज्यादा की, उनको हम रूटिंग के लिए डाल देते हैं, तो ये भी 4-5 हफ्ते में पूरा रूट सिस्टम बन जाता है जो मीडियम के अंदर ही दिखता है। अच्छा। उसके बाद जो चौथी स्टेज है उसको हम वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ना करके बाहर लेबोरेटरी में कर सकते हैं। जो रूटेड हमारे पास पौधा आया जिसमें जड़ें हैं, उनको हम बड़े ध्यान से हमें निकालना पड़ता है और उनको अच्छे से पानी से धोते हैं, टब में डाल देते हैं सारे पौधों को, ताकि उनमें पूरा जो मीडियम लगा हुआ वो निकल जाए। और धोने के बाद फिर उसको हम मिट्टी में लगाते हैं, गमलों में लगाएंगे। उसमें चाहे मिट्टी ले लीजिए आप, परलाइट, सोल्ड्राइट, कोकोपीट है, इस तरह के बहुत सारे पॉटिंग मिक्सचर होते हैं जो किसान लोग भी यूज करते हैं। चर्चा जारी रखें, कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप जारी रखें। हाँ जी, तो उसके बाद हम उसको उस स्टेज को हम हार्डन करना कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन, कि जो पौधे हमने लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशंस में आर्टिफिशियल मीडियम पे लगाए हैं, उनको हमने अगर बाहर रखना है सीधे, तो वो मरेंगे या जिंदा रहेंगे। तो उनके लिए हमें छोटे छोटे गमलों में हाई ह्यूमिडिटी के अंतर्गत उनको रखना पड़ता है ताकि वो मरे ना, एकदम उनको शॉक ना लगे। एकदम शॉक, अगर एनवायरनमेंट एकदम चेंज होगा तो शॉक के चांसेस बहुत तो उसके बाद हम ग्लास हाउस में उनको रखते हैं, धीरे धीरे उनको एक्लिमेटाइज करते हैं ताकि वो बाहर के वातावरण से अपने आप को उनके अनुकूल बना सकें। अच्छा। तो उसमें हमें उन्हें पानी भी देना पड़ता है। जब हमें लगता है कि 1 या 2 नए पत्ते निकल आए हैं, तो इसका मतलब कि वो पौधा उसमें सॉइल में एस्टैब्लिश हो गया है, वहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया, लग सकता है। तो लगभग इसमें वही 5 से 6 हफ्ते लगते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि वो ऑर्नामेंटल है या वेजिटेबल क्रॉप है या फ्रूट ट्री है। तो फ्रूट ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, 6 से 7 हफ्ते भी लग जाते हैं। हम सीजन के अकॉर्डिंगली हम उस पौधे को नर्सरी में डाल सकते हैं। अच्छा, तो ये तो बात होगी जो तकनीक आपने बताया कि किस प्रकार से लेबोरेटरी में पौधे को तैयार करके और उसको हम बाहर जो है लगा सकते हैं। तो पौधे लगाने की अगर हम बात करें तो डॉक्टर साहब सभी जानते हैं कि बीज के माध्यम से या सीडलिंग के माध्यम से पौधे को तैयार किया जाता है। कुछ पौधे हैं जिनको कटिंग के माध्यम से लगाया जाता है। तो आप टिश्यू कल्चर की अब आप बात कर रहे हैं, तो टिश्यू कल्चर में ऐसी क्या खास बात है कि इस तकनीक से पौधे भी अभी उगाए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब, या उगाए जाने चाहिए? क्या लाभ इसमें आप देखते हैं? डॉक्टर साहब, इसमें कि जो सीड से पौधे लगाए जाते हैं, एक तो बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनकी सीड नहीं बनते हैं। अच्छा। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि हम उन पौधों को टिश्यू कल्चर से छोटा सा टिश्यू लेके या सेल्स लेके उनसे पौधे तैयार कर सकते हैं। अच्छा। जिसमें सीड वायबिलिटी नहीं है या वो सीड बनते नहीं है उसमें। अच्छा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पौधे बनाए जाते हैं, उसी की ये टेक्निक है जिसको हम सूक्ष्म संवर्धन कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। तो उससे भी हम पौधे बना सकते हैं। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का है कि हम थोड़े समय में
और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधे बना सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें जब डिफरेंशिएशन होता है, मतलब तने बनने शुरू होते हैं, तो ये एक छोटे से पीस से, मतलब कि पत्ते का ले लें या तना ले लें, उसका छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उससे जब कैलस बनता है तो उससे बहुत से शूट्स तने बनते हैं, 5 से 10 तने बन जाते हैं। और जब उन तनों को हम काट के अलग रूट रीजनरेशन मीडियम पे ट्रांसफ़र करते हैं तो लगभग एक छोटे से टुकड़े से हम 10 से 20 पौधे तैयार कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये एस्पेक्ट ये है कि हम थोड़े समय में और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं लेबोरेटरी कंडीशन में। अच्छा, एक तो ये फ़ायदा हो गया कि हम अधिक संख्या में पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम पौधे की और बात करें कि जैसे सीडलिंग से हमारा पौधा तैयार है, वो कितने समय के बाद वो फल देगा या उसकी गुणवत्ता क्या होगी, उसमें भी थोड़ा सा इसमें कोई फ़र्क आता है कि अगर टिश्यू कल्चर से तैयार किया हुआ पौधा और एक जगह हमारे पास सीडलिंग वाला कोई पौधा है? इसमें काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, और चाहे फलदार पौधों में भी है और दूसरे सब्जियों में और में भी इसकी रिपोर्ट्स हैं कि जो टिश्यू कल्चर से पौधे बनते हैं उसमें गुणवत्ता अच्छी होती है और हम इसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे डिजीज रेजिस्टेंट पौधे भी बना सकते हैं हम। जैसे कि एक टेक्निक है इसकी मेरिस्टेम कल्चर, जो कि जो पौधा उगता है उसके बिल्कुल ऊपर के तने में एक पार्ट होता है जिसको हम मेरिस्टेम कहते हैं। अच्छा। वो मेरिस्टेम अगर हम आइसोलेट करें माइक्रोस्कोप के अंदर और उसको कल्चर करें तो उससे हम वायरस फ्री पौधे बना सकते हैं। और भी टेक्निक है, सोमा क्लोनल वेरिएशन है, और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक आजकल बहुत ज़्यादा विकसित है जो कि हमारे विश्वविद्यालय में जहाँ से हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने पौधे बनाए हैं जिससे हम डिजीज रेजिस्टेंट पौधे बना सकते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल, आप कुछ कहना चाहेंगे कि एक तो जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि हम टिश्यू कल्चर तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, तो एक तो हो गया कि अधिक से अधिक संख्या में हमको पौधे प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा ये हो गया कि रोग निरोधक क्षमता वाले जो पौधे हैं वो भी हम तैयार कर सकते हैं। और कोई आप लाभ देखते हैं अगर इस तकनीक को अपनाया जाए? इसमें जैसे कि कुछ पौधों में अगर जड़ों की प्रॉब्लम है, जड़ें छोटी हैं, शालो है, उनको पानी की प्रॉब्लम आती है, तो हम जड़ें भी ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए हमें सिलेक्शन की तरह की टेक्निक और जीन ट्रांसफ़र तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़ता है। और दूसरी कुछ इस तरह की जैसे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो रेयर हैं, ये जिन जो एक्सटिंक्ट ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उन प्लांट्स को हम लार्ज नंबर पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है एक। और दूसरा जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम रोग निरोधक वैरायटीज़ को डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा बना सकते हैं। और एक जो इनका वेजिटेटिव पीरियड है इसको कम कर सकते हैं, इसका कम कर सकते हैं। जैसे कि पौधे में कन्वेंशनल तरीके से अगर ऑर्नामेंटल प्लांट में हम देखें तो फूल जो है थोड़ा लेट आएगा, और टिश्यू कल्चर के पौधे में देखें तो ये जल्दी भी आ सकता है। अच्छा, और मतलब वेजिटेटिव अवस्था वो होगी उसकी जब आपने पौधा लगाया और पहली बार उसमें फूल कब आया, या फूल के बाद उसमें फिर जब वो फल के लिए तैयार होगा। हाँ जी। और अच्छा, वो पीरियड को आप कम कर सकते हैं। और दूसरा इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट में हम जैसे कलर म्यूटेंट होते हैं, कुछ वेरिएशन आ जाती हैं, उसमें डिफरेंट तरह के कलर्स हम इसमें डेवलप कर सकते हैं, या फूल का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, कट फ्लावर्स में किसी तरह की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और मोर ओवर जो छोटे छोटे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो टिश्यू कल्चर तकनीक को अपना के अपने उन यूनिट्स में अगर वो पौधों को बेचे तो उनके लिए काफ़ी मतलब वो पैसा कमा सकते हैं उससे। तो ये एक बहुत बड़ा साधन है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। जैसे डॉक्टर साहब आपने बात की, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आमतौर पर जैसे ये पौधे आगे गमलों में जो लगाए जाते हैं, फूल हो गए, तो ऐसे और कौन कौन से पौधे डॉक्टर श्रीवास्तव अगर आप बताना चाहेंगे कि जो टिश्यू कल्चर तकनीक से काफ़ी लगाए जाते हैं, काफ़ी प्रचलित जो ये तकनीक, कौन कौन से पौधे में आप समझते हैं देखें? ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ज़्यादातर जरबेरा है, ग्लैडियोलस है, मैरीगोल्ड, क्राइसेंथेमम है। अच्छा, ये तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए। और कोई और मेडिसिनल प्लांट पर भी हैं, जैसे कि सुगंध बाला है, अच्छा, करू है जी, उसमें, और आपका ये जटामांसी है, मेडिसिनल प्लांट हैं जिनमें कि जो कि ये सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होते हैं, तो इनको भी हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक से डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर मौदगिल आप बताएं, अगर हम फलदार पौधों की बात करें, जैसे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर सेब हमारी प्रमुख फसल है, तो सेब में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी।
सेब में इस तकनीक का इस्तेमाल बाहर भी किया गया है और हमारी यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें मैं भी काम कर रही हूँ उसमें हमने एप्पल के वैरायटीज़ पे और क्लोनल रूट स्टॉक पे काम किया है और उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं धन्यवादी हूँगी अपने विश्वविद्यालय की जिन्होंने मुझे ये काम करने का मौका दिया और मुझे एनकरेज किया, और इसके साथ ही मैं धन्यवादी होंगी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली की जिनके पास एक एप्पल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने मुझे 4 प्रोजेक्ट्स में फंड किया और उनके तहत मैं ये काम कर सकी। तो ये जो तकनीक है माइक्रो प्रोपेगेशन एप्पल रूट स्टॉक्स की और वैरायटीज़ की, ये हमने उसी में विकसित की है और कुछ पौधे हमने ट्रांसफ़र किए हैं अपने यूनिवर्सिटी के, कुछ हमारे स्टेशन हैं जैसे मशोबरा है या डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस में ट्रांसफ़र किए हैं, और वो पौधों की जो परफॉर्मेंस थी वो संतोषजनक थी। उसके बाद हमारी ये जो तकनीक है ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो एक पीसीडीओ है महोगबाग चैल में, अच्छा, वहाँ पे उन्होंने भी एक टिश्यू कल्चर यूनिट विकसित की है। तो उन्होंने हमसे कल्चर लिए थे वो जो मल्टीप्लाइड शूट कल्चर जिसको शाखाएं, जिसमें शाखाएं विकसित हुई थी, तो वो उन्होंने हमसे लिए, तो लार्ज स्केल पे उन्होंने वहाँ मल्टीप्लाई किया, रूट किया और हार्डन करके बाहर नर्सरी में लगाए। तो उन्होंने पिछले साल से ये कुछ हज़ारों में पौधे बेचने शुरू किए हैं, इस साल भी बेचे हैं। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगी आपको और दर्शकों को भी कि एक नेशनल हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन है, उसके अंतर्गत किसानों जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं हिमाचल के 4 या 5, उनको उन्होंने उसमें पैसा दिया है टिश्यू कल्चर यूनिट खोलने के लिए। तो 2005 या 6 से ये स्कीम चली आ रही है और कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने और जैसे फ्लावरिंग प्लांट भी हैं उनके या कुछ और पौधे भी हैं, उनके साथ साथ उन्होंने एप्पल के क्लोनल रूट स्टॉक को भी ये तकनीक जो हमारी है और हमसे ही उन्होंने कल्चर लिए हैं वो उन्होंने लार्ज स्केल पे उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ तो हज़ारों में बेच रहे हैं और कुछ लाखों में भी बेच रहे हैं। और ये पौधे जो हैं वो उत्तराखंड JNK और हिमाचल के बागवानों को वो प्लांट्स को बेच रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे टिश्यू कल्चर से संबंधित जो आपने आज हमारे किसान भाइयों को और बागवान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आप दोनों हमारे स्टूडियोज़ में आप एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाज़त। नमस्कार।